हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गंगा। आई एम कविता कुमावत। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमने विभिन्न कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्लास 6 की जो साइंस है वो एनसीईआरटी को प्रारंभ किया था और इसके 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम पढ़ेंगे इसका 3rd लेक्चर जिसका नाम है तंतुओं से वस्त्र तक। तो इस अध्याय के अध्ययन में आप जानेंगे कि हम जो कपड़े प्रयोग में लाते हैं वे तंतु या रेशों के बने होते हैं। कपड़े तंतुओं के आधार पर सूती, ऊनी तथा रेशमी हो सकते हैं और कुछ जो वस्त्रों के तंतु है वो पादप या फिर जंतुओं से प्राप्त होते हैं जिन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। कुछ वस्त्रों के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो तंतु हैं उनका निर्माण रासायनिक रेशों से होता है जिन्हें हम संश्लिष्ट रेशे कहते हैं। और अंत में आप जानेंगे कि वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या है। तो हम जो है आज का हमारा जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं और इसके स्टार्टिंग में हमें जो है एक स्टोरी फॉर्म में कुछ दिया गया है कि पहेली और बूझो नाम के जो 2 बच्चे होते हैं उनके स्कूल में एक विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जो है वो होती है। उसमें उन दोनों बच्चों ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया और वो उन दोनों को जो है पुरस्कार के रूप में कुछ जो है धनराशि प्राप्त हुई जिससे वे सोचते हैं कि अपने माता पिता के लिए कुछ खरीदते हैं। ऐसा सोच के वो लोग जो है एक वस्त्र की दुकान में जाते हैं और वे जो है जो उस दुकान है उसमें वस्त्रों की विभिन्न प्रकार की विविधता को देखकर उलझन में फंस जाते हैं। तो जो दुकानदार है वो उन्हें समझाता है कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र जो है वो सूती होते हैं तो कुछ जो है वो संश्लिष्ट होते हैं। उसके पास जो है ऊनी मफलर और शॉल भी थे। तो दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली और बूझो जो है वो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। तो अंत में उन लोगों ने क्या किया, अंत में उन्होंने जो है अपने माता पिता के लिए एक ऊनी मफलर तथा जो माता है उनके लिए एक साड़ी खरीदी। और जब वो एक दुकान का भ्रमण करती हैं उसके बाद में वो जो पहेली और बूझो है वो अपने आसपास के विभिन्न वस्त्रों को ध्यान से देखना प्रारंभ करते हैं। तो वो क्या पाते हैं, वो देखते हैं कि जैसे कि घर में जो बेडशीट है उसका कपड़ा अलग होता है और जो कंबल, पर्दे, मेजपोश और तौलिए, झाड़न ये सभी जो है विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने होते हैं। यहाँ तक कि वो जो बस्ता यानी जो थैला अपना स्कूल में लेकर जाते हैं वो भी एक अलग प्रकार के कपड़े से मिलकर बना होता है। उन्होंने जो है इन सभी वस्त्रों की पहचान जो है ऊनी, सूती, रेशमी अथवा संश्लिष्ट के रूप में की। तो अब हम देखते हैं वस्त्रों में विविधता। तो वस्त्रों में जो है विविधता को अब हमें देखेंगे। तो जो वस्त्र हैं उनकी विविधता का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं कि हम जो है अपने आसपास किसी दर्जी की दुकान पे भ्रमण के लिए जाते हैं और वहाँ पर जो है सिलाई के बाद से इस बची हुई कतरन है उसको हम एकत्रित करते हैं और कपड़े की जो प्रत्येक कतरन है उसको स्पर्श करके उसके जो स्पर्श का अनुभव हम करते हैं और दर्जी की सहायता से पूछकर उनसे ये पूछते हैं कि ये कपड़ा ऊनी है या रेशमी है या संश्लिष्ट है। फिर उन पर अलग अलग जो है एक लेबल लगाते हैं। तो क्या आप यह जानना चाहेंगे कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं। जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो यह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा। तो अब हम क्रियाकलाप 2 है उसको देखते हैं कि सूती कपड़े का हम वही टुकड़ा लेते हैं जिस पर हमने जो है क्रियाकलाप 1 में अपना लेबल लगाया था कि ये सूती कपड़ा है। इसके एक सिरे को जो है इस सिरे पर जो है ढीला धागा हमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हमें कोई ढीला धागा नहीं मिलता है तो अब हम जो है उसे सुई से खरोच कर सुई की सहायता से जो है एक धागे को ढीला करके उसे धीरे से बाहर की ओर खींच लेते हैं और ये देखते हैं कि धागे को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र का निर्माण होता है। ये धागे किसके बने होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो तागे हैं वो किसके बने होते हैं। हमने ये तो देख लिया कि जो वस्त्र है वो तागों को व्यवस्थित क्रम में लगाकर बनाए जाते हैं। तो अब देखते हैं तागे किसके बने होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तंतु। तो इसको हम एक जो क्रियाकलाप है हमारा उसके माध्यम से देखते हैं कि किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई भी तागा जो है हम बाहर निकालते हैं। तो निकालने के पश्चात हम क्या करते हैं
इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखना है हमें और इस तागे के एक सिरे को हमें जो है अपने अंगूठे से दबाना है, जबकि तागे के दूसरे सिरे को उसकी लंबाई के अनुदिश जो है हमें नाखून से खरोंचना है। तो जब हम धागे को नाखून से खरोंचेंगे तो जो हमने धागा लिया था वो अनेक छोटी छोटी जो लड़ियां हैं उनमें विखंडित हो जाता है। कभी कभी हम जब घरों में भी सुई के अंदर धागा पिरोते हैं तो धागा डालते समय जो धागा है वो कई छोटी छोटी लड़ियों के अंदर जो है डिवाइड हो जाता है। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में जो है पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे के दिखाई देने वाली जो पतली लड़ियां हैं वे और अधिक पतली लड़ियों में से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। तो जो तागे की जो लड़ियां हैं वो और अधिक छोटी छोटी जो लड़ियां हैं उनसे मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों यानी या फिर धागों से मिलकर बने होते हैं तथा तागे भी आगे और अधिक तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु अब देखते हैं कि ये जो तंतु है वो कहाँ से आते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ वस्त्र जैसे कि सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के जो तंतु है वो पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो हम प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं कि जो हमें जो है वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी या ऊनी तंतु यानी पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तंतु जो है प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट या फिर पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन जो है वो भेड़ अथवा बकरी की जो कर्तित ऊन है उनसे प्राप्त होती है। इसे हम जो ये ऊन है उसको हम खरगोश और याक्स तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त कर सकते हैं। रेशमी तंतु रेशम कीट यानी कोकून से खींचा जाता है। तो हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का ही प्रयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, वे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलीएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जो संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। कुछ पादप तंतु। अब हम जो है पादप तंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा पादप तंतु है रुई। तो रुई हमें किससे प्राप्त होती है, अब हमें देखते हैं कि रुई जो है हमें, क्या आपने कभी जो तेल के लैंप देखे हैं उनकी बत्तियां बनाई है, इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं। तो जो बत्ती है उनको बनाने के लिए हम क्या काम में लाते हैं, इस रुई का उपयोग जो है हम गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी करते हैं। जो हम बत्तियां हैं ना उनको बनाने के लिए रुई को काम में लेते हैं और इन जो रुइयों से हम गद्दों, रजाइयों तथा तकिए भी बनाते हैं। तो कुछ रुई लीजिए, उसे जो है हम खींचकर पृथक करते हैं और धीरे धीरे जो है उसको आगे की ओर खींचते जाते हैं। एक हाथ से पकड़ते हैं तथा उसको आगे की ओर खींचते जाते हैं। आपने क्या प्रेक्षण किया, ये छोटी पतली जो लड़ियां हैं जिन्हें आप देख रहे हैं वो कपास तंतुओं से मिलकर बनी होती है। तो रुई हमें जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है, इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली होती है। तो फ्रेंड्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कपास जो है वो कहाँ उगाई जाती है, जहाँ की मृदा काली होती है तथा जलवायु क्या होती है, जलवायु उष्ण होती है। आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। तो कपास के जो पादप हैं उन्हें हम किन से प्राप्त करते हैं, कपास गोलक से प्राप्त करते हैं। और ये जो कपास गोलक है ये कैसे दिखते हैं, ये हमें जो है नींबू की आकृति के मिलते हैं। जब तक ये कच्चे होते हैं तो एकदम जैसे कच्चा हमारा नींबू होता है ना, उसकी तरह ये कपास गोलक होते हैं। और परिपक्व जब हो जाते हैं तो ये कपास गोलक टूट जाते हैं और टूटकर खुल जाते हैं। खुलने के बाद जो है उनसे जो कपास है वो बाहर दिखाई देने लगती हैं हमें। और जो कपास है उनके तंतुओं से ढके हुए बिनोले यानी कपास के जो बीज हैं उनको हम देख सकते हैं। क्या आपने जो है कभी जो कपास से खिले हुए जो खेत हैं उनको देखा है, जो कपास चुनने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। इस समय खेत कपास के लिए के परिफूलों से एकदम ऐसे दिखाई देते हैं जैसे मानो कि वो एकदम हिम से ढके हुए हो।
तो साधारणतः इस कपास बिनौलों को हम इन कपास जो बिनौले हैं उनको हम जो कपासों को हाथों से हस्तचयन विधि के द्वारा पृथक करते हैं। इसके पश्चात कपासों के जो बीजों को है हमें कंकतन विधि से पृथक करते हैं। इस प्रक्रिया को जब हम बिनौलों से जो कपास को अलग करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से जो कपास है वो हाथों से ओटी जाती थी, परंतु आजकल जो है ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है, जैसा कि हमें डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है कि जो है ये व्यक्ति है जो कपास को ओट रहा है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है जूट यानी पटसन। तो ये लाइन भी, इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। तो हमें एग्जामिनर जो है वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पटसन है वो पटसन पादप के किस भाग से प्राप्त होता है। तो यहाँ एकदम साधारण से दिखने वाली ये जो ये लाइन है वो हमें एक कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको हमें अच्छे से अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट करना है तथा उसको याद भी करना है। भारत में इसकी खेती जो है वर्षा ऋतु के अंदर की जाती है। भारत में पटसन के जो प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः जो पटसन फसल है उसको हम किस अवस्था में काटते हैं? उसको हम पुष्पन अवस्था के अंदर काटते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पटसन पादप को किस अवस्था में काटा जाता है, तो उसकी जो है पुष्पन अवस्था के अंदर कटाई की जाती है। फसल जो है वो कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जो है जल में डुबोकर हमें रखते हैं। जब हम जो पटसन का प्लांट है उसको काटते हैं तो उसके बाद उसको कुछ दिनों तक पानी में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर जो तने हैं वो हमारे गल जाते हैं और गलने के बाद जो है पटसन तंतुओं को हाथों से पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले ये जो सभी तंतु हैं उनको तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा सूती तागे की कताई। अब हम देखते हैं कि जो सूती तागा है उसकी कताई किस प्रकार होती है। तो उसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे कि अपने हाथ में हमें जो है कुछ रुई को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ के जो एक अंगूठे और दर्जनी के माध्यम से जो रुई की कुछ चुटके भर के थोड़ी सी रुई को हमें आगे की ओर खींचते जाएंगे और उसे जो धीरे धीरे बाहर निकालते जाएंगे और जो धागे हैं उनको लगातार हमें ऐंठते जाएंगे। तो आप क्या देखते हैं कि हमारा जो धागा है वो बन रहा है। रेशों से तो धागा बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। जब रेशों से हम धागा बनाते हैं इस प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से जो है रेशों को ऐंठते हुए हम बाहर की ओर खींचते हैं। ऐसा करते समय हमें जो रेशे हैं वो पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति है, हस्ततकुआ का उपयोग किया जाता है। तो कताई के लिए हम किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? हस्ततकुआ, जो कि हमें यहाँ डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि हस्ततकुआ यानी तकली ऐसी होती है जैसा कि डायग्राम के अंदर हमें दिखाया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? तकली। हाथ से प्रचलित कताई में प्रयोग होने वाली जो एक युक्ति है उसको हम चरखा कहते हैं। और चरखे को प्रसिद्धि किसने दिलवाई थी? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिलाई थी। और उनको ये प्रसिद्धि दिलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो ब्रिटेन की मिलों से जो कपड़े बनकर आ रहे हैं उनका बहिष्कार करना तथा अपने हाथों से बने हुए कपड़ों को पहनना था। तागे से वस्त्र। अब हम देखते हैं कि तागे से वस्त्र किस प्रकार जो है वो बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुनाई, कि बुनाई के द्वारा किस प्रकार हम तागों से जो है वस्त्र का निर्माण कर सकते हैं। वस्त्र तागों के जो है दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बने होते हैं। तागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके हम क्या करते हैं? वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को जो है बुनाई कहते हैं। जब जो तागों की जो है दो कतारों को या फिर दो सेटों को हम व्यवस्थित करके एक वस्त्र बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को बुनाई यानी वीविंग कहते हैं। तो अब हम एक कागज़ के माध्यम से इस प्रक्रिया को करके देखते हैं और क्रियाकलाप 5 के माध्यम से इसको हम समझते हैं कि भिन्न रंगों के दो कागज़ों की जो हमें शीट लेनी है। दोनों रंगों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा शीट
30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट को हमें काटना है। अब इन दोनों शीटों को आधा आधा हमें मोड़ना है। एक शीट पर चित्र जो 3.12 ए में दिखाए अनुसार हम नीचे देखेंगे उनको दिखाए अनुसार रेखाएं खींचेंगे तथा दूसरी शीट है उसमें हमें जो है दूसरे चित्र के अनुसार हमें रेखाएं खींचेंगे। दोनों शीटों को में जो खींची गई रेखाओं के अनुदिश हमें काटना है और फिर इन दोनों शीटों के जो है मोड़ों को खोलकर उन्हें फैला देना है। एक शीट के पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के जो कटाव है उनके माध्यम से हमें गुजारना है। तो ये पट्टियाँ जो है बुनने के पश्चात एक नमूना हमें दिखाया गया है, जैसा कि हमें यहाँ पर इस डायग्राम में दिया गया है कि जो विभिन्न प्रकार के, एक तो हमने रेड कलर का लिया कागज़ लिया, दूसरा लिया हमने ये जो ग्रीन कलर का कागज़ लिया, फिर उनको जो हमने पढ़ा था कि 30-30 सेंटीमीटर के गैप में हमने काटा और फिर जो है हमारा वो इस तरह का बन के तैयार हो जाता है। बुनने के पश्चात जो है वो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। इस ढंग से तागे के जो है 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। जो तागे हैं वो वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत अधिक पतले होते हैं। वस्त्रों की जो बुनाई है वो करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा जो है विद्युत प्रचलित होते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई। अब हम देखते हैं कि एक अलग प्रकार की बुनाई क्या है। क्या कभी आपने ये ध्यान दिया है कि जब हम स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? जो स्वेटर बुनते हैं उनकी बुनाई को हम क्या कहते हैं? नीटिंग में एक सरल मतलब एकल धागे का उपयोग किया जाता है। एक टुकड़े को बनाने के लिए सिर्फ हम क्या करते हैं, जो वस्त्र में जो स्वेटर है उसके अंदर एक धागा ही प्रयोग में लेते हैं। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींच कर देखा है? तो बिल्कुल आपने कब देखा होगा। तो इसका धागा खींचते हैं तो वो एकल धागा ही बाहर निकल कर आता है और जो हमारा मोजा है वो लगातार जो है उधरता चला जाता है। मोजों और बहुत सी अन्य पहने जाने वाली जो वस्तु हैं उनकी बुनाई के द्वारा बने वस्त्रों की बुनाई की जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से अथवा मशीनों से भी की जाती है। दोनों प्रकार के जो बुनाई है उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग हम पहनने की जो विविध वस्तु हैं उनको बनाने में करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वस्तु जो हमारी वस्त्र सामग्री है उसका इतिहास क्या है। तो वस्त्र सामग्री का इतिहास पढ़ेंगे कि क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोगों के द्वारा पहनने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता था। वस्त्रों के जो विषय में पूर्व के प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रारंभ में लोग जो है वृक्षों की छाल यानी वल्क को जो है वो पहनते थे। बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की जो चर्म और जो समूर थी उनसे अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय ने बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास से जो है बुनकर चटाई तथा डालियाँ यानी टोकरी बनाना सीख लिया। लताओं जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर जो है लंबी लड़ियाँ बनाई और उनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक पादप है जिसे हम प्राकृतिक तंतु प्राप्त करते हैं। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के जो है निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों ने जो है सिलाई करना जो नहीं आता था। प्रारंभ में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उसमें लोगों जो है अपने शरीर को शरीर के जो विभिन्न भाग हैं उनको वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे और वे शरीर के आच्छादित करने के लिए कई जो विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की जो सुई है उसके आविष्कार के साथ ही लोगों ने जो वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के लिए कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में जो है बहुत सी विविधताएं आ गई, परंतु एक आश्चर्य की बात यह है कि आज भी जो बहुत से कपड़े हैं वो बगैर सिले हुए भी पहने जाते हैं, जैसे कि साड़ियाँ, धोती, लुंगियाँ तथा पगड़ियाँ। ये जो वस्त्र है बगैर सिले हुए पहने जाते हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता हमें देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्र पहनने की जो वस्तुएं हैं उनमें भी अत्यधिक विविधताएं दिखाई देती है। तो बिल्कुल हमारे जो देश में है अलग अलग जगह पर कपड़े पहनने की जो विविधताएं हैं वो भी अलग अलग हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आज
कि हमारे इस लेक्चर का सारांश कि इसका सारांश क्या है। तो वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधताएं होती है, जैसे कि सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु है, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है जिससे वस्त्र बनता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा और अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।